हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक अध्ययन की बहिर्दर्शन पद्धति का संक्षेप में वर्णन। इसका संक्षेप में वर्णन। इससे पहले हम लोग अंतर्दर्शन पद्धति के बारे में जान चुके थे। इसमें हम लोग जानेंगे बहिर्दर्शन पद्धति के बारे में। तो चलिए मनोविज्ञान का अर्थ जब चेतना का ही अध्ययन करना माना जाता था तब तक अंतर्दर्शन पद्धति उपयुक्त थी। क्या चीज? तो मनोविज्ञान का अर्थ जब तक चेतना का ही अध्ययन करना माना जाता था तब तक अंतर्दर्शन पद्धति था जो क्या था तो उपयुक्त था। लेकिन मनोविज्ञान के परिधि में जब बालक, किशोर, युवा, प्रौढ़ सभी आ गए और उसमें चेतन अचेतन मस्तिष्क का अध्ययन होने लगा तथा विकृति और विक्षिप्त मस्तिष्क का अध्ययन भी मनोवैज्ञानिक का विषय हो गया, तो अंतर्दर्शन जो पद्धति है जो क्या हुआ तो एक अपूर्ण सिद्ध हुई। क्या हुआ तो अपूर्ण सिद्ध हुई। फलतः शुद्धि मनोवैज्ञानिकों ने नवीन पद्धतियों का खोज निकाला जो अधिक वैज्ञानिक थी। इसमें प्रथम बहिर्दर्शन पद्धति में निरीक्षण और परीक्षण दोनों ही विधियों का अपनाया जाता है। क्या चीज? तो बहिर्दर्शन जो पद्धति है उसमें निरीक्षण और परीक्षण दोनों ही विधियों क्या किया जाता है तो अपनाया जाता है। अंतर्दर्शन पद्धति में अपनी ही मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? तो जैसा कि हम इसके पिछले वाला भी क्लास में बताए थे कि अंतर्दर्शन पद्धति में क्या किया जाता है तो अपने मस्तिष्क के यानी अपने अंदर ही झांक करके उसका क्या किया जाता है तो उसको उसके बारे में सीखा जाता है। जैसे अंतर्दर्शन पद्धति में अपने मस्तिष्क प्रक्रियाओं को क्या किया जाता है तो अध्ययन किया जाता है, यानी उस पर अध्ययन करके सीखा जाता है। किंतु बहिर्दर्शन में हम दूसरों के मस्तिष्क प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं तो बहिर्दर्शन में खुद ही नहीं बल्कि दूसरे का मस्तिष्क का क्या करते हैं तो अध्ययन करते हैं। यह अध्ययन दूसरों के व्यवहार के निरीक्षण के द्वारा किया जाता है। हम निरीक्षण करते हैं कि एक व्यक्ति क्रोधित अवस्था में किस प्रकार व्यवहार करता है। जैसे खुद जब क्रोध जब करेंगे तो उस टाइम अपने अंदर यानी अंतर्दर्शन पद्धति के यूज सही तरह से नहीं हो सकता है, लेकिन बहिर्दर्शन में एक व्यक्ति जब क्रोधित अवस्था में है तो किस प्रकार व्यवहार करता है ये हम लोग अध्ययन भली भांति से कर सकते हैं। उसके ऊपर क्रोध की कैसी प्रतिक्रिया होती है ये भी हम लोग जान सकते हैं, इसका भी हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन जब क्रोधित रहेंगे तो अंतर्दर्शन पद्धति में इससे क्या चीज तो हम लोग खुद पर अध्ययन नहीं कर सकते हैं। उसमें क्या क्या शारीरिक परिवर्तन आते हैं, इस प्रकार क्रोध जनित उनके अनुभवों का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है तो सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। जैसे हम लोग क्रोधित होते हैं तो केवल अपने बारे में ही जानते हैं कि क्रोधित हैं, लेकिन दूसरा किस तरह से हो सकता है आपसे अलग तरह से वह क्रोधित होता होगा, तो ये दूसरों से हम लोग जान सकते हैं। वस्तुतः हम उसके शरीर परिवर्तन को देखकर अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उसके व्यवहार की व्याख्या करते हैं। हमारा अपना अनुभव अंतर्दर्शन द्वारा किए गए अपने मस्तिष्क के अध्ययन के ऊपर आधारित होता है। क्या होता है? अपने अंदर अंतर्दर्शन जो पद्धति है उसमें जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसी पर क्या होता है तो आधारित होता है। हम अपने पूर्व अनुमान के आधार पर जानते हैं कि क्रोध के समय आंखें क्या होती है तो लाल हो जाती हैं। भौं क्या होती है तो जो भौं है वह तन जाती है। क्रोधित व्यक्ति गुस्से में चीखने लगता है तथा हाथों को इधर उधर फेंकता है। अतः जब किसी व्यक्ति इस प्रकार से व्यवहार करते देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वह व्यक्ति क्या है तो वह व्यक्ति जो क्रोधित है, गुस्सा में है। बहिर्दर्शन पद्धति के अब कुछ गुण है। बहिर्दर्शन पद्धति के अब कुछ गुण है, इसके बारे में जान लेते हैं। बहिर्दर्शन पद्धति में उसकी मानसिक प्रक्रियाओं के साथ साथ उसकी शारीरिक दशा का भी क्या किया जाता है तो उसका शारीरिक दशा का भी स्टडी किया जाता है। उद्दीपक के प्रति विषयी के शरीर में
किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, नाड़ी मंडल किस प्रकार कार्य करता है, इन सभी शारीरिक व्यापारों का अध्ययन किया जाता है। दूसरे लोगों के मस्तिष्क के कृतित्व का भी अध्ययन किया जाता है, जिससे हम उनके मस्तिष्क का ठीक ठीक आकलन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो उसका मस्तिष्क का ठीक ठीक हम लोग आकलन कर सकते हैं, यानी इवैल्यूएशन कर सकते हैं। इससे हम किसी राष्ट्र के मानसिक स्तर, उसके नागरिकों की मानसिक योग्यता के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का साहित्य, कला, विज्ञान स्तर उस राष्ट्र के मानसिक स्तर का घोतक होता है। उसके बाद इसके कुछ दोष भी है, बहिर्दर्शन पद्धति है उसके कुछ दोष भी है। क्या क्या दोष है उसके बारे में भी जान लेते हैं। इस पद्धति का सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि बहिर्दर्शन अपने भावों, विचारों और चिंतन की अनुभूतियों को दूसरे के मस्तिष्क पर थोपना चाहते हैं। क्या चीज? तो बहिर्दर्शन पद्धति में अपने भावों, विचारों, चिंतन की अनुभूतियों क्या करता है? तो दूसरे के मस्तिष्क पर थोपना चाहते हैं, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि परिस्थिति विशेष में जैसा बहिर्दर्शक सोचता है वैसा ही दूसरा विचार हो। हम दूसरे के मस्तिष्क का अध्ययन पूर्ण वस्तुनिष्ठ, वैषयिक एवं व्यक्ति निरपेक्ष नहीं कर सकते, वरना अपने मस्तिष्क के पूर्व अनुभवों के आधार पर दूसरे की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन और उसकी व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं? तो उसकी व्याख्या करते हैं। अतः जब हम अपने मानसिक स्तर से भिन्न मानसिक स्तर वाले व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं का जब अध्ययन करते हैं, तो अनुमान के कारण हमारे निरीक्षण के निष्कर्ष अशुद्ध हो सकता है। कि आप दूसरे टाइप से गुस्से होंगे, जो आपका जो अगला व्यक्ति जो सामने है वह दूसरे टाइप से गुस्सा हो सकता है उसका गुस्सा तुरंत ठंडा हो जाए। किसी का गुस्सा है जो दो दो तीन दिन तक रहता है, तो इस प्रकार से आपसे अलग हो सकता है। उदाहरण अर्थ एक प्रौढ़ बहिर्दर्शक जब किसी बालक, किशोरा अथवा किसी जंगली आदमी के व्यवहार का व्याख्या करता है तो वह व्याख्या गलत हो सकता है। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति बालक के जब अगर जो करना चाहे अपने अकॉर्डिंग तो वह गलत हो सकता है बालक वह दूसरे तरह से गुस्सा हो, क्योंकि बालक, किशोरा या जंगली आदमी के मानसिक स्तर पर अपने आप को लाना बहिर्दर्शक के लिए क्या होता है? तो अत्यंत कठिन कार्य हो जाता है। उसके बाद है बहिर्दर्शन पद्धति में दूसरी कठिनाई यह है कि बहिर्दर्शक प्रायः दूसरों के व्यवहार की व्याख्या करते समय अपनी पूर्व धारणाओं एवं पूर्व गृह से प्रभावित होते हैं। जैसे हम अपने किसी मित्र अथवा किसी सज्जन के व्यवहार का वर्णन करते समय उनकी बुराइयां भूल जाते हैं, तो इससे गलत हो सकता है, यानी ठीक तरह से हम लोग आकलन और स्टडी नहीं कर सकते हैं। तीसरा है कभी कभी विषयी ऐसा ढोंगपूर्ण व्यवहार करता है जिसमें उसके वास्तविक व्यवहार का सही अध्ययन नहीं किया जा सकता है, तथा बहिर्दर्शक उसके व्यवहार की गलत व्याख्या भी कर सकता है। विषयी अपनी आंतरिक अनुभूतियों के बाह्य मुद्रा और शारीरिक चेष्टाओं द्वारा अपने स्वाभाविक रूपों में प्रकट नहीं होने देता है। वह अपनी मूल मानसिक प्रतिक्रियाओं को छिपाकर इस प्रकार से व्यवहार करता है कि बहिर्दर्शक उससे धोखा खा जा सकता है। उसके बाद है शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रयोग में बहिर्दर्शन की सहायता। मनोविज्ञान के लिए बहिर्दर्शन उपयोगी पद्धति है। क्या है? तो मनोविज्ञान के लिए जो बहिर्दर्शन है जो क्या है? तो एक उपयोगी पद्धति है। यह बहिर्दर्शन ही है जिसने शिक्षा में मनोविज्ञान के अधिकाधिक प्रयोग में सहायता पहुंचाई है। कौन है? तो वह बहिर्दर्शन ही है जो शिक्षा में मनोविज्ञान को अधिकाधिक सहायता पहुंचाई है। बहिर्दर्शन बालक के अध्ययन में एक विशेष एवं उपयोगी पद्धति के रूप में अपनाया जाता है। बाल मनोविज्ञान की सही जानकारी इस पद्धति द्वारा प्राप्त की जाती है। यह जानकारी बालकों को उचित शिक्षा देने में पूरी क्या होता है? तो पूरी सहायता प्रदान करती है कि बच्चे है जो किस तरह से सीखना चाहता है, ये हम
उसके यानी बहिर्दर्शन पद्धति से उस पर हम लोग आकलन करके स्टडी करके उस तरह का लेसन प्लान हम लोग तैयार करते हैं कि बच्चे किस तरह से पढ़ सकता है। मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण पद्धति प्रयोगात्मक है। आज शिक्षा में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। यह पद्धति बहिर्दर्शन से अधिक विकसित और वैज्ञानिक है। इसमें परीक्षणों के द्वारा निरीक्षण किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है। यानी जो सबसे बढ़िया जो पद्धति है जो कौन सा है, तो प्रयोगात्मक पद्धति है। तो इसके बारे में चर्चा अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं।